नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से सीएम ने मुलाकात करने के बाद से जानकारी देते हुए कहा है कि रेल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की गई है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली हिसार रेल लाइन बनाने की बात हुई है और साथ ही साथ दिल्ली हिसार रूट पर फास्ट ट्रेन चलने की बात की गई है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि पृथला और पलवल इकोनॉमिक कॉरिडोर से जल्द जुड़ पाएगा। तो दो मुलाकात हुई, दोनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री से मुलाकात की गई है, इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री से भी मुलाकात की गई है। तो दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सीएम की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की गई है। मनोहर मुलाकात इसे कहा जा सकता है। तो बता दें कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर ये बातचीत की गई है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मुलाकात की गई, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है, उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ कर के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। फ्रेट कॉरिडोर चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं। तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है, कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। तो एक मिसिक लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें ज़मीन एक्वायर होनी है, उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को ही एक्वायर करके देनी है ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके साथ जुड़ सके ताकि सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद से रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और इसलिए तेज गति से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली हिसार एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बारे में समझाते हैं। तो रेल मंत्री से सीएम मिले, दिल्ली हिसार एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर बातचीत की गई, दिल्ली हिसार नई रेल लाइन पर चर्चा की गई, चिंतन मंथन किया गया और यहां आपको बता दें कि दिल्ली हिसार पर अब फास्ट ट्रेन दौड़ेगी। डेडिकेट लाइन पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन पर सहमति बन चुकी है। कैथल एलिवेटेड पर जल्द ही DPR बनाने में सहमति ले ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात के बाद से सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि CNG और PNG के इस्तेमाल की इंडस्ट्री चलाने की बात हुई है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि नजफगढ़ ट्रेन की डिजिटलिंग के लिए दिल्ली, हरियाणा और केंद्र मिलकर काम करे ताकि डिजिटलिंग हो सके और बाद में उस पर बांध भी बन सके। मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव,
उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे सीएनजी पीएनजी के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब पीएनजी सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डीसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले ताकि वो जो एरिया 3-3.5 हज़ार एकड़ है उसको बचाया जा सके। राइस मिलर्स का है, हस्क जलाने का जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है, फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सकें। अन्यथा राइस हस्क एक हैवी नहीं होता बल्कि बहुत बल्कि एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका उपयोग। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से सीएम मनोहर लाल की क्या कुछ बातचीत रही, क्या कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तो इंडस्ट्री में सीएनजी पीएनजी के इस्तेमाल पर चर्चा की गई है। पर्यावरण मंत्री से सीएम की इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें रही वो आपको इन ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 1 साल के लिए छूट मांगी है। तो यहाँ आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की और इस मुलाकात में पर्यावरण को लेकर कई बातों पर चर्चा की गई। पर्यावरण मंत्री ने मांग पर भी सहमति जता दी है। जो मांग सीएम ने कही उस पर पर्यावरण मंत्री की तरफ से सहमति मिल पाई। तो पर्यावरण मंत्री से मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें रही, नजफगढ़ ड्रेन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है सीएम के द्वारा और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो इस मुलाकात के दौरान हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिले। ड्रेन से गुरुग्राम के 3000 एकड़ में पानी फैलता है, तो ये बात भी मुलाकात के दौरान चर्चा का विषय रही और इसको लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। नजफगढ़ ड्रेन के डिसिल्टिंग की मांग जो है वो की गई है जिस पर सहमति बन गई है। तो पर्यावरण मंत्री से सीएम ने मुलाकात की, कई बातों को लेकर ये मुलाकात रही। सीएनजी पीएनजी विशेष तौर पर मुद्दा रहे, दिल्ली हरियाणा और केंद्र मिलकर काम करे, इस बात को मुख्यतः यहाँ पर उठाया गया और इस पर चर्चा की गई। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 1,41,986 नए मामले दर्ज आने के बाद से देश भर में सक्रिय मामले बढ़कर अब 4,72,169 हो गए हैं। महज एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को कोरोना के मामले 1,17,100 थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 11 दिन के अंदर कोरोना के मामले 21% तक बढ़ गए हैं। तो लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। चलिए इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 4 दिन के अंदर देश में कोरोना की रफ्तार क्या रही। तो 1 लाख के पार कैसे केस हुए 4 दिन के अंदर समझिए। 6 जनवरी को 1,17,100 थी ये संख्या, फिर 7 जनवरी को मामले 1,41,986 हुए, 8 जनवरी को मामले 1,59,424 हुए, तो 9 जनवरी को ये आंकड़ा 1,78,938 पर पहुंच गया। यानी कि 21% जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़े हैं। वही आपको पिछले 9 दिन में हरियाणा का कोरोना ग्राफ क्या रहा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
तो 1 जनवरी की बात अगर करें तो 552 केस दर्ज किए गए, 2 जनवरी को 557, 3 जनवरी को 793, 4 को 1132, तो 5 जनवरी को 2176। 9 दिन का आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 10 गुना ये केस बढ़े हैं। तो पहले 1 से 5 जनवरी के आंकड़े दिखाए, अब 6 से 9 जनवरी के दिखा देते हैं। 6 जनवरी को 2678, तो 7 जनवरी को 3748, 8 जनवरी को 3541 और 9 जनवरी को 5166 केस दर्ज किए गए। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बीच 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर तीसरी डोज के लिए कई जिलों में अलग से काउंटर बनाए गए हैं, जहां बुजुर्ग व्यक्ति सीधे आकर तीसरी डोज ले सकते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें, 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि सिरसा, झज्जर, रेवाड़ी, करनाल और पलवल और फरीदाबाद, सोनीपत और गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर हेल्थ लाइन वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन बूस्टर डोज दी जा रही है। साथ ही साथ 60+ को ये बूस्टर डोज दी जा रही है और इसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दोनों डोज जिनको लग चुकी है वो इस बूस्टर डोज को ले रहे हैं। 60 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज दी जा रही है और इसमें हेल्थ वर्कर्स भी शामिल है, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल है, जो बूस्टर डोज का लाभ उठा पा रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए ज़रूरी भी है। प्रदेश में चल रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप से हमारी खास बातचीत हुई, दिखाते हैं आपको। पलवल के जिला सिविल सर्जन से बात करते हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन, उससे किस तरह लोगों को सतर्क रहना है और इसके क्या क्या सिम्टम्स ज़्यादातर अभी लोगों में दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट जो कोविड का तीसरा है, उसमें किस तरह के सिम्टम्स हैं और किस तरह से लोगों को बचाव करना है इसमें? जी, मैं कहना चाहूँगा कि लगातार कोविड की लहर, पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, ऐसा समझा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है उसमें सिर्फ ओमिक्रॉन के ही पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो रूटीन कोविड के पेशेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं और कुछ केसेस ओमिक्रॉन के भी आ रहे हैं। ओमिक्रॉन कुछ और नहीं, ओमिक्रॉन इसी की कोविड का ही एक म्यूटेशन है। कुछ बदलाव होने के बाद में वो वायरस थोड़ा डिफरेंट हो गया है और क्योंकि वहाँ पे जब मिला तो उस स्थान पे इसका नाम ओमिक्रॉन रख दिया। जैसे वेव 2 के अंदर उसका डेल्टा वेरिएंट नाम रख दिया था, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वाले जो मरीज हैं उनके लक्षण दूसरे कोविड डेल्टा वायरस से थोड़े से हल्के हैं, लेकिन होता उनके अंदर भी वैसे ही हल्का बुखार होना, जुखाम होना, गला दुखना, ये सब लक्षण होते हैं जो कि कुछ समय होकर ठीक होने लगते हैं। रिकवरी रेट इसके अंदर ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये जानलेवा भी रहता है। तो हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके के लक्षण आते हैं, सब में एक जैसे लक्षण नहीं आते हैं। जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस अभी भी आ रहे हैं और वो अभी भी खतरनाक हो सकते हैं और मरीज को किसी को नहीं पता होता किसको ओमिक्रॉन है और किसको डेल्टा वेरिएंट है। इसीलिए सारा कोरोना एक ही ऑक्सीजन के लिए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए हैं ताकि वो ऑक्सीजन की कमी कहीं ना हो। ऑक्सीजन के अलावा जो बेड्स की कमी रह जाती है वो भी देखने के लिए हमने बेड्स बढ़ाए हैं। 50 बेड पलवल में, 50 होडल में, 20 हथीन में, ये गवर्नमेंट के बेड्स बढ़ाए हैं और लगभग हमारे ज़िले के अंदर 400 बेड्स इसके लिए उपलब्ध हैं। दवाओं की उपलब्धता पूरे तौर से कराई गई है और सबसे ज़रूरी है खुद का जोश, खुद की तैयारी, सामाजिक दूरी, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम सब लोग मिलकर तैयार हैं और आपसे आग्रह और आपसे निवेदन करेंगे कि हम ध्यान रखें ताकि ज़िले के अंदर कोरोना आगे ना फैले और जितना केसेस आ रहे हैं वो वहीं पे उनको हम सबको ठीक करके 100% रिकवरी रेट अटेन कर पाएँ। देखिए, जैसा कि डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने साफ कहा है कि जो ओमिक्रॉन जो थर्ड वेरिएंट है वो बिल्कुल सेम कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है उससे मिलता जुलता है, परंतु अभी भी कोरोना गया नहीं है। निश्चित तौर पर सैनिटाइजर, मास्क पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें और जो भी नॉर्मल तौर पर रूटीन में जो भी मरीज आ रहे हैं उनसे आग्रह किया गया है कि वो अपने आप को आइसोलेट जरूर रखें। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 26 जनवरी तक सभी प्राइवेट और स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रखने की घोषणा की है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को 26 जनवरी तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है।
उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का, और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक स्कूल, हाँ 26 तक सभी स्कूल खोलेंगे। अंबाला में जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी ने मनोनीत पार्षद के तौर पर शपथ ग्रहण की। पूजा चौधरी ने नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने उनको शपथ दिलाई। इस मौके पर विवेक चौधरी और उनकी पत्नी ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का आशीर्वाद दिया। पूजा चौधरी के शपथ ग्रहण के दौरान सभी अधिकारी और जेजेपी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि नई और युवा सोच सदन में आ रही है, उसका फायदा जनता को मिल पाएगा। सभी मिलकर एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। तो वहीं पूजा चौधरी के शपथ ग्रहण के दौरान सभी पार्षद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। ऑफिस में बैठे हैं जो पार्टिसिपेंट है, देखिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। यंग नौजवान बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और मुझे बहुत उम्मीद है इनसे कि बहुत सकारात्मक सोच है इन बच्चों की, और ये पूरे अंबाला के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। जहाँ हमें कोई कमी होगी तो ये बताएंगे, इनकी कमी हम बताएंगे। पर मैं इनका स्वागत करती हूँ पूजा चौधरी जी का, हमारे निगम में एक हमारे मनोनीत सदस्य हैं ये, और बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनकी इस उम्मीद पर पूरी खरी उतरूँगी और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूँगी और अंबाला के विकास में अपना योगदान दूँगी। मैं पार्टी हाईकमान का माननीय दुष्यंत चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं तो फिर उसी बात पे आऊँगा, जो समस्याएं लोगों को देखने को मिलती हैं और लोगों को आती हैं, उन समस्याओं को निपटाने में अहम रोल निभाने का काम पूजा जी करेंगे, और उनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलने का काम मैं करूँगा। ये सबसे पहले मैं खट्टर जी का और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे शाह चौधरी जी ये नॉमिनेट किया है हर एक नौजवान बच्ची को यहाँ शहर में मुस्लिम में कमेटी में एक मौका मिला काम करने के लिए, और उससे काफ़ी हमारी पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, और अच्छी तरह यहाँ से पार्टी अपना जनाधार बना पाएगी। सबसे पहले तो मैं अपने हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे इन होनहार बच्चों को ये मौका दिया है कि शहरी क्षेत्र में आगे बढ़ने का। इनकी जो सकारात्मक सोच है, उससे हमारी पार्टी को भी, जहां गांव में कहा जाता था कि हमारी पार्टी का जनाधार है, हमें मौका मिलेगा शहर में भी अपना जनाधार पार्टी का बढ़ाने का। इसलिए मैं आप सबका जो यहां आए हैं और अपने हाईकमान का फिर से धन्यवाद करता हूं। सोनीपत में 134A के तहत निजी स्कूल में दाखिला न होने को लेकर अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सोनीपत के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में निजी संचालकों की बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। निजी स्कूल संचालकों को बीईओ के ऑफिस में बुलाया गया था, लेकिन बैठक में निजी स्कूल संचालक 134A के तहत दाखिला नहीं देने पर अड़े रहे। संचालकों के साथ जो एक मीटिंग जो है शिक्षा विभाग द्वारा की गई, लेकिन कुल मिला के कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि अलग अलग प्रकार की बातें जो हैं यहाँ पर सामने आ रही हैं, और अगर बात करें ये वो तमाम लोग हैं 134A के तहत जो लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, हर दरवाजे पर ये अर्जी लगा चुके हैं। इवन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने जो है पिछले दिनों देर रात तक जो है क्लास लगाई थी और उसका बैठकर वहाँ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन प्रशासन है कि कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा, और इनका भी ये आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है, और ऐसा आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चल रहे हैं। देखना ये होगा कि कब इन गरीब बच्चों के एडमिशन हो पाते हैं, कब प्रशासन जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं घालमेल नजर आ रहा है कि पूरा मामला जो है लीपापोती हो रही है। हर बार मीटिंग का एक बहाना होता है, मीटिंग के बाद वही पुरानी बातें होती हैं कि एडमिशन हो जाएंगे, और ऐसे होते होते 2 तारीखें जो है एक्सटेंड हो चुकी हैं। उसके बाद जो है 15 जनवरी की तारीख दी गई है। अब देखना ये होगा कि ये एडमिशन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। हम लोग सुबह से यहाँ 10:30 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि चलो, हम लोगों ने जो एप्लीकेशन इन लोगों की लगाई थी इनके खिलाफ, उन लोगों को उन्होंने बुला लिया, लेकिन अंदर से हमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे हमें संतुष्टि हो।
कि तुम्हारे बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। हमें गुप्त सूचना मिली है अंदर से, उन्होंने साफ मना कर दिया स्कूल वालों ने कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। स्कूल वालों का पहले ये था कि हमारे जो पैसे हैं वो बकाया है वो नहीं आए हैं, अब तो पैसे भी आ चुके हैं। उनका पैसा 200-300 जो भी था वो भी बढ़ चुका है, लेकिन स्कूल वाले अंदर बिल्कुल मना कर गए कि हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे, जो बच्चा जहाँ से आया उसको वहीं पर ही वापस भेज दो। ये हमें अंदर से गुप्त सूचना मिली है, लेकिन अधिकारियों ने तो यही कहा है। अभी तक तो बाहर अधिकारी आए नहीं है पेरेंट्सों से मिलने के लिए। फरीदाबाद और सिरसा में किसानों ने खराब फसल के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर धरना दिया। किसानों का कहना है कि खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की मदद नहीं की गई है। वहीं यूरिया को लेकर लगातार किसान परेशान है। ये भी उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्या जल्द नहीं हल हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हरियाणा किसान मंच ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सिरसा के उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। किसानों की मांग है कि पिछले साल खराब हुई फसलों का मुआवजा जारी किया जाए। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सिरसा और फरीदाबाद से हैं, जहां खराब फसल पर मुआवजे की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद में 22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सिंहराज ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक सीरियल किलर है जो इससे पहले भी 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर चुका है। डीसीपी क्राइम नरेंद्र काद्यान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 दिसंबर को आरोपी ने 22 वर्षीय लड़की को सेक्टर 17 नहर के पुल के पास ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली और उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। अकेला ही ये इस तरह की वारदात को अंजाम देता था और पूरी टीम को अब हमारे सीपी साहब ने, श्री विकास अरोड़ा जी ने, प्रत्येक हमारे पुलिस कर्मचारी को जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये का इनाम दिया गया। ये सिर्फ गला दबा के हत्या करता था। हर बार एक ही जगह इस्तेमाल करता था, अलग अलग जगह ले जाता था। ये आगरा कैनाल में डेड बॉडी एक ही जगह फेंकता था। बलात्कार की जगह ये अपना इसका गार्ड की जो नौकरी करता है वो हॉस्पिटल में एक कमरा है इसका, उस कमरे में ये काम, इस वारदात को अंजाम देता था। ये रिया के घर पे, क्योंकि ऐसा था, रिया ने लास्ट कॉल इसको किया था तो पुलिस इसको राउंड अप करने के लिए इसके घर पे दबिश दी थी। तब इसने उनके घर वालों को बताया कि भाई पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, अब वारदात का खुलासा हो गया है, तो इस करके उसने बताया। चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।